अपने वाइफ के साथ किया जाए तो इसे रेप नहीं कहा जाएगा। और जॉइंट फैमिली के अंदर रेप पॉसिबल ही नहीं। भाभी और देवर का तो रिलेशन पता ही है आपको। ये साबित कर पाना ही मुश्किल होगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ एक रेप था। यानी कि शादी के बाद लड़की के हाँ ना का कोई मतलब नहीं। आज भी हमारे देश के अंदर एक मैन का एक वुमेन को रेप करना बिल्कुल लीगल है, बशर्ते दोनों शादीशुदा होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मैरिटल रेप की। भारत में लोगों को मैरिटल रेप के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। सर ये आजकल जो ये मैरिटल रेप नाम का टर्म आ गया है, जो वाइफ हस्बैंड पे रेप केस डाल रही है, ये क्या हो रहा है सर? नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, तभी तो हस्बैंड वाइफ है वो। नहीं ये है ही नहीं हमारी सभ्यता में। आप गलत पूछ रहे हो, सब टॉपिक गलत है। ठीक है नहीं आप क्या बोल रहे हो, टॉपिक गलत है। जब हस्बैंड अपने वाइफ के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे भी रेप के कैटेगरी में ही रखा जाता है। इसी को मैरिटल रेप कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया उन 36 देशों के अंदर आता है जहां पर आज भी मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं है। आप मैप देख पा रहे होगे, जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उन देशों को जहां पर मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है। वहीं रेड कलर उन देशों को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर आज भी मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इन देशों के अंदर मैरिटल रेप के ऊपर कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं बनाया गया है। इंडिया भी इसी कैटेगरी में आता है। इंडिया में अभी भी रेप लॉ जो है ये एक पैट्रियार्कल आउटलुक रखता है, एक मेल डोमिनेंसी की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग पुरुष का एक महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, उसे रेप तभी माना जाएगा जब या तो उसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो, या फिर उस सेक्सुअल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते टाइम उसकी सहमति ना ली गई हो, या तो उससे सहमति ली गई हो परंतु वो सहमति उसे डरा धमकाकर या फिर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई हो, या फिर वो अनकॉन्शियस हो, यानी कि वो किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेंट कोई नशीली पदार्थ के इन्फ्लुएंस में हो, तब उसके साथ कंसेंट लिया गया हो और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की गई हो, या फिर उस लड़की की एज 16 साल से कम है और उसके साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की गई हो, तो उसे भी रेप के कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द सेक्सुअल इंटरकोर्स नेसेसरी टू ऑफेंस अ रेप। अब आप कहोगे कि यार इस लॉ में क्या प्रॉब्लम है, ये लॉ तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये लॉ बहुत अच्छा है, यहाँ तक ये लॉ बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम आता है इसके एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये लॉ जो है अप्लाई होगा एक्सेप्ट, यानी कि इसके बजाय। एक्सेप्शन में क्या कहा गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ इज नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप। अब रेप के जो भी प्रोविजंस है ये वाइफ के ऊपर लागू नहीं होता है, बशर्ते उसकी एज जो है 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली 18 साल मैरिज के लिए एक मिनिमम एज फिक्स की गई है, तो कोई भी शादीशुदा वुमेन जो होगी वो 18 साल से ऊपर होगी और वो किसी ना किसी की वाइफ होगी। अगर उसका हस्बैंड उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, यानी कि अगर कोई पर्सन वही हरकत जो किसी बाहर के वुमेन के साथ किया जाए, ठीक है, या फिर किसी लड़की के साथ किया जाए, तो एक रेप माना जाएगा। बट वही सेम एक्ट अगर अपने वाइफ के साथ किया जाए तो इसे रेप नहीं कहा जाएगा। इसको एकदम ही इस लॉ के अंदर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि ये सारे प्रोविजंस वाइफ के ऊपर लागू नहीं होते हैं। इस एग्जेम्पशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई इंडिविजुअल और सिविल सोसाइटीज़ ने पिटीशन डाला, बट गवर्नमेंट हमेशा इसे अलग अलग आर्ग्यूमेंट देकर इसके ऊपर पर्दा डालते आई है। 2019 में भी शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया जिसके अंदर ये कहा गया कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, बट गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। अब मेनली 3 आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। पहला आर्ग्यूमेंट इसके अंदर आता है इंडियन कल्चर वर्सेज वेस्टर्न कल्चर। अब इसके अंदर गवर्नमेंट इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करने लग जाती है। गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री के अंदर शादी के बाद जो कपल्स है वो अलग रहना पसंद करते हैं और जॉइंट फैमिली के अंदर रेप पॉसिबल ही नहीं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा से जब पूछा गया मैरिटल रेप के बारे में कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया। So don't you think the rape laws in India must be amended? Shouldn't rape laws be made gender neutral and marital rape also should be considered a crime? See, borrowed ideas in all circumstances are not acceptable.
because some country has marital rape as an offense, I don't think in India marital rape should be regarded as an offense. In village, it will create absolute anarchy in many families, and our country is sustaining because of the family platform. We still have family values. अब इनका कहना है कि अगर हमारे देश के अंदर मैरिटल रेप के ऊपर लॉ आ गया तो ये फैमिली में एनार्कियल कंडीशन डेवलप करेगा। या अब अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ जबरन सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो मैरिज इंस्टीट्यूशन तो वैसे ही डैमेज हो चुका है ना, अब ये लॉ क्या उसे डैमेज करेगी। ये आर्ग्यूमेंट लोगों के संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। उनका मानना है कि शादी का मतलब ही होता है कि लड़की ने उसे लाइफ टाइम कंसेंट दे दिया है कि वो अब उस लड़की के साथ किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहे वो जबरन हो, उस लड़की का कंसेंट हो या ना हो, ठीक है, उसका मूड हो या ना हो, जब भी लड़के का मन हो तो वो उसकी वाइफ, वो महिला उसके लिए ऑल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। एनडीटीवी में मैरिटल रेप के ऊपर एक डिबेट कंडक्ट किया गया जहां पर एक लड़की ने ये कन्फेस किया कि मैरिज के फर्स्ट नाइट उसके हस्बैंड ने उसके साथ 7 बार सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की, जो कि एक काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था। एंड आफ्टर दैट इन द नाइट, मैरिज नाइट, फर्स्ट नाइट जिसे कहते हैं, एंड वेरी हॉरेबल फॉर मी, वेरी। Why? Actually, my husband do with me 7 times. Sex do with me 7 times, whole night. And in the morning, मेरे में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं खड़े हो पाऊँ या जो हम लोग की रस्म वगैरह होती है उसके लिए मैं रेडी थी। नहीं, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। एंड मैंने उसको बोला भी, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये होता है, फर्स्ट नाइट है, ये होता है। स्कूप बूप एक यूट्यूब चैनल है जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर स्ट्रीट सर्वे कंडक्ट करता है। उसने एक बार मैरिटल रेप के ऊपर एक स्ट्रीट सर्वे कंडक्ट किया और लोगों से पूछा कि मैरिटल रेप के एग्जिस्टेंस के बारे में और उनका क्या कहना है। देखिए लोगों ने क्या जवाब दिया। अरे तेरे रेप क्या कर रही है, वो तो तेरा हस्बैंड है, उसका पूरा हक है तेरे पे, शादी करके लाया है। चलो तो उनसे औरतों से ही पूछ लो कि भाई तेरा रेप करा है, किसी और का करके आया, किसी और का करके आया है तो भी मर्द है वो तो, और तेरा करा तो भी मर्द है वो तो। वो औरत कह रही है कि मेरी रजामंदी नहीं थी जब हम सेक्स कर रहे थे। तो शादी क्यों करी, अपने वहीं रहती ना घर में। बीवी का मन है तो बीवी बनी क्यों, बीवी बनी क्यों। तेरी मर्जी होगी तो तू बिस्तर पे लेटेगी, तेरी मर्जी होगी तो नहीं लेटेगी। वो साला चूतिया का पट्टा है क्या। कंप्लीट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा करके वहां पर देख सकते हो। यानी कि शादी के बाद लड़की के हाँ ना का कोई मतलब नहीं है। नहीं। थर्ड आर्गुमेंट ये आता है कि मैरिटल रेप के ऊपर अगर लॉ बना दिया गया तो ये केसेस बढ़ जाएंगे कि वाइफ अपने हस्बैंड को हैरास करना शुरू कर दे, और ये बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट है। आपको ये बंदा याद है? अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ। इसका नाम है सरबजीत सिंह। एक लड़की जिसका नाम जसलीन कौर था, एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर थोड़ी बहुत कहा सुनी होने के कारण इसके ऊपर हैरासमेंट का केस लगा दिया। पूरी मीडिया ने इसे दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया था। How do you call him a pervert? Let's put his pictures on the screen. क्योंकि आप जैसे लड़के जब ये बदतमीजी करते हैं, आप मान के चलते कि आप पकड़े नहीं जाएंगे और आपका एक घमंड रहता है। A man who abuses in a vulgar fashion repeatedly a lone woman who is saying something that is right. आप अभी भी आपके फेस पे वो अपॉलॉजी नहीं दिख रही है। This is very shameful. Threatens her in a sexual manner with innuendos. आपने सरबजीत एक बार माफी नहीं मांगी, आपके जान पहचान के लोगों ने माफी नहीं मांगी। This is the time to apologize. पूरे 3 साल लगे इसे खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। इन 3 साल ने इसके जॉब, इसके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और डावरी के फॉल्स केसेस भी देखने को मिलते हैं। और रेप एक ऐसा संगीन अपराध है कि अगर उसके ऊपर फॉल्स चार्जेस भी लग जाए ना तो पूरा सोशल रेपुटेशन बर्बाद हो जाता है। अब प्रॉब्लम तो है, बट इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैरिटल रेप के ऊपर लॉ ही ना बनाना, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है। लॉ के ड्राफ्ट को तैयार करते समय ये ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस हो, ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हो ताकि कोई भी महिला इसे मिसयूज़ करने के बारे में सोच भी ना सके। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि एक वुमेन को ये साबित कर पाना ही मुश्किल होगा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ एक रेप था।
क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स या तो कंसेंट से हो या फिर उसके साथ फोर्सफुली किया जा रहा हो, ये दोनों बिहाइंड द कर्टेंस होते हैं। मैरिटल रेप के ऊपर लॉ का आना क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिस्टिक्स ये शो करते हैं। हर 5 में से 2 महिलाएं हमारे देश के अंदर किसी ना किसी तरह के सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम है। 99% केसेस तो हमारे कंट्री के अंदर रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, कोई FIR ही नहीं लिखवाता है। या तो उस महिला के ऊपर सोसाइटी का दबाव होता है, ठीक है, ऑब्वियसली कि अगर वो ये कन्फेस कर ले कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो फिर उसकी रेपुटेशन ही सोसाइटी में ख़त्म हो जाएगी, ये मान्यता है सोसाइटी की। और ज़्यादातर महिलाएं हमारे देश के अंदर फाइनेंशियली मेल काउंटर पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होना भी एक कारण है जिसके कारण जो सेक्सुअल अब्यूज़ के कन्विक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 70% महिलाएं हमारे देश के अंदर किसी ना किसी तरह के सेक्सुअल वायलेंस से गुजर चुकी हैं। हर 16 मिनट के अंदर एक महिला का रेप होता है। हर 4 मिनट के अंदर अपने इन-लॉज के द्वारा ही किसी ना किसी तरह की क्रूएलिटी को फेस करती है। भाभी और देवर का तो रिलेशन पता ही है आपको, नहीं पता हो तो इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना, भाभी लिखना, वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या है माइंडसेट लोगों की हमारे देश के अंदर। कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग एक महिला 17 गुना ज़्यादा रिस्क होता है कि वो अपने हस्बैंड के द्वारा ही उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो। एक तरफ जहाँ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे डेटास जब सामने आते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो भी एफर्ट किया जा रहा है उसको डीमोटिवेट करता है। रेप लॉ के अंदर जो एक्सेप्शन है ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिखाई देता है। ये आर्टिकल 14 और फंडामेंटल राइट जो है हमारा दोनों को वायलेट करता है। यानी कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, कोई भी रेस से बिलोंग करती हो, सबके लिए लॉ सेम है। तो यहाँ पर रेप लॉ के ऊपर ये एग्जेम्पशन क्यों दिया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड वुमेन या फिर किसी अदर वुमेन को सेव करता है, वाइफ को सेव नहीं करता है अपने हस्बैंड से। और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पर लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और ये एग्जेम्पशन हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। मैरिज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वुमेन इज ऑल टाइम रेडी फॉर सेक्स। ना धीरे धीरे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए हमारे बीच के पति मुझे सेक्स के लिए बहुत परेशान करने लगे, मारपीट करने लगे, गंदे गंदे आरोप लगाने लगे मेरे ऊपर और आए दिन का मारना पीटना। अब तो ये हाल है कि घर से निकाल देते हैं मारपीट के रात में कि निकलो मेरे घर से, या फिर दवाइयाँ खा खा के मेरे साथ सेक्स करते हैं, परेशान करते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता है। समाज में ऐसे कई इश्यूज होते हैं, लॉज के अंदर लूप होल्स होते हैं जिनके ऊपर लगातार हमें आवाज़ उठाते रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रोल प्ले कर सकता है, तो हमें सोशल मीडिया को काफ़ी सीरियसली इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ासकर ऐसे इश्यूज़ को उठाने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इश्यूज़ को लेकर के अवेयर हो सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।